देख ली होगी तुम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस YouTube पे पीसीबी स्टूडेंट्स 12th के बाद क्या करें, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन सा एग्जाम दे, कौन सी फील्ड में स्कोप है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियोस बाकी वीडियोस से अच्छी हैं, बट इस वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट होकर किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। 12वीं से जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं वो एक कॉमन रूट जरूर अपनाते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, अपने रैंक या मार्क्स के हिसाब से कोई कॉलेज चुनते हैं, फिर एमबीबीएस या कोई और डिसिप्लिन पकड़ते हैं, फिर उसमें 5 साल 6 साल जितना भी देना होता है वो देते हैं। ये रूट पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से लगातार चलता आ रहा है, बट अब ये रूट बहुत कम लोग पकड़ रहे हैं। जितने भी स्मार्ट बच्चे हैं ना आज की डेट में, उनको ये दिख रहा है कि बायोलॉजी अब अकेली नहीं है, इट्स नॉट आइसोलेटेड, वो टेक्नोलॉजी के साथ अब इंटीग्रेट हो चुकी है। अब हमको वो पुराना घिसा पिटा तरीका 10 साल 15 साल वाला उस रास्ते से हटके नई डायरेक्शन पे चलना पड़ेगा। अगर आप उनमें से हैं जो कंपटीशन में नहीं भागना चाहते कि यार नीट तो सब दे रहे हैं, हमें दूसरी डायरेक्शन चाहिए, हमें कुछ और करना है और हमें पैसा भी कमाना है, हमें अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, उस फील्ड में फ्यूचर स्कोप भी होना चाहिए, एंड वो फील्ड एवरग्रीन और डिमांडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 साल के बाद उस फील्ड के अंदर डिप आ गया, उस फील्ड के अंदर रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी समझाऊंगा उसको ढंग से सुनना, नोट कर लेना कहीं पे और उस पर रिसर्च करना और तब डिसाइड करना कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सो इफ यू वांट टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स, इफ यू वांट टू बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपको बायोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। देखो सीधा मुंह पे बोल रहा हूं, बुरी लगे लगती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सोच रहे हो कि बायोलॉजी करनी है यार, ये टेक वेक के अंदर मत घुसा हमको, ये कोडिंग मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ये डाटा एनालिसिस भाई इसमें नहीं जाना, तो सिर्फ बायोलॉजी तो ठीक है, फिर आप वही वाला रास्ता पकड़िए। आप अपनी 12वीं खत्म कीजिए, आप नीट दीजिए या अलग अलग जो भी आपके मेडिकल कॉलेज के लिए जो भी आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं आप वो दीजिए और अपनी रैंक के हिसाब से कोई भी कॉलेज पकड़ लीजिए, एमबीबीएस कीजिए, जो करना है फिर आपको करिए। सारे के सारे वही कर रहे हैं, हर गली के अंदर तीसरा बच्चा एमबीबीएस करके बैठा हुआ है। बट जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ बायोलॉजी को इंटीग्रेट करके समझना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कि स्कोप है, उनके लिए ये वीडियो गोल्डन है। पहले क्या होता था, बायोलॉजी के अंदर, इस फील्ड के अंदर, लाइफ साइंसेस के अंदर अगर किसी चीज पे रिसर्च चल रही है तो वो रिसर्च कामयाब होती थी 20 साल बाद 25 साल बाद। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, टेक्नोलॉजी जब से आ गई है उस रिसर्च का टाइम घट गया है। वो अब रिसर्च हो रही है 5 साल में, वो रिसर्च हो रही है 2 साल में, 1 साल में उसका रिजल्ट आना चाहिए 5 महीने में आ जाएगा, 4 महीने में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। हेल्थ केयर के अंदर एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स हो रहे हैं, ड्रग डिस्कवरी के अंदर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग यूज हो रही हैं, ड्रग डिस्कवरी के अंदर अब एआई मॉडल्स को यूज किया जा रहा है। पहले आप कोई नया ड्रग डिस्कवर करते हो, कोई नया फॉर्मूला इजाद करते हो, कोई नई मेडिसिन तैयार करते हो, उसको पहले आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, उसमें सालों लगते थे। अब जो आर्टिफिशियल एल्गोरिदम्स हैं, जो मॉडल्स हैं जिसको हम एलएलएम्स कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और भी बहुत सारे हैं जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं मेडिकल की फील्ड के अंदर, उसको जब आप सीखोगे तो आपकी वो जो ड्रग डिस्कवरी है जिसको 10 साल लगने हैं, 5 साल लगने हैं, 1 साल लगने हैं, वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है वो सारे 10 साल की मेहनत वो 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 2 दिन में करने के लिए रेडी है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इज द फ्यूचर। किसी इंसान के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक कोड को, उसके जीन्स को समझ के उसी इंसान के लिए पर्सनलाइज्ड दवाइयां अब बनेंगी। उसके लिए जीनोमिक डेटा एनालिसिस हो रहा है, एंड दिस कम्स अंडर डेटा साइंस, जहां पे आप जीन जेनेटिक डेटा को लेते हो, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को लेते हो, उसके बाद बहुत सारा डेटा, एक इंसान का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कितना सारा डेटा होता है उसके जीन्स के अंदर, उस सबको एनालाइज करना, एक रिपोर्ट तैयार करना, उसके बाद प्रिडिक्शन करना, ये सारा का सारा आपका काम है अगर आप टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को इंटीग्रेट करके अपना फ्यूचर तैयार करते हो। एंड दिस कम्स अंडर डेटा साइंस। स्मार्ट बायोलॉजी स्टूडेंट्स आर लर्निंग हाउ टू कोड। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुस रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस के बच्चों की तरह कि एक एक चीज उनको डेप्थ में आनी चाहिए, बट दे आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ हाउ टू राइट अ कोड। ठीक है, पाइथन का कोड कैसे काम करता है, या आर का, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में धीरे धीरे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे समझना होता है, डेटा को कैसे समझना होता है, एसक्यूएल सीख रहे हैं, क्वेरी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस से कैसे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल। अब उस डेटा को स्टोर करना, उस डेटा के अंदर से इंपॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करना, क्या कौन सा काम का है, उस डेटा को यूज करके किसी इंसान के आने वाले 5 साल 10 साल की जो बीमारी है उसको अभी से प्रेडिक्ट करना, वो जो बीमारियां होंगी उस बीमारी का सॉल्यूशन अभी से निकालना, इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च हो रही है। चाहे आप रिसर्च में चले जाओ, हेल्थ केयर में चले जाओ, बायोटेक में चले जाओ, हर जगह पे एक चीज है कॉमन, विच इज डेटा, बायोलॉजिकल डेटा। अब आज की जो मॉडर्न बायोलॉजी है ना, वो एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डेटा जनरेट कर रही है, जीन्स का, प्रोटीन्स का, क्लिनिकल ट्रायल्स का,
ड्रग डिस्कवरीज का, लैब एक्सपेरिमेंट जितने भी होते हैं उसमें से जितना भी आउटपुट निकलता है वो डेटा बहुत सारा होता है। जब आपके पास में इतना सारा बायोलॉजिकल डेटा आ जाता है तो उसको मैन्युअली एक इंसान के लिए मैनेज करना, हैंडल करना, उसको एनालाइज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्या, इम्पॉसिबल ही है। इसीलिए कंप्यूटेशनल टूल्स और कोडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। अब जितनी भी रिसर्च है वो सब कंप्यूटेशनल हो रही है। वो वाला टाइम नहीं रह गया है अब जहां पे आप बैठ रहे हैं, वेट लैब एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहां पे आप टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, ये केमिकल डाल रहे हैं, वो सेल उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, उसके ऊपर फिर कुछ कुछ नई कलाकारियां कर रहे हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आ रहा है। नहीं, अब सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, सब कुछ सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। तो लेट्स से अब तुम बोलते हो ठीक है भाई अब हम रेडी हैं, हम कोडिंग के लिए रेडी हैं, हमें समझ में आ गया, हम टूल समझेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे, हम कोडिंग को समझेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, बायोलॉजी की फील्ड में हम उसको समझेंगे। अब बता भाई तू हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये तो मेन है, इसके अंदर तो आंख बंद करके जाइए। उसके बाद सबसे ज्यादा नीश और सबसे ज्यादा पैसा जिसमें कमाओगे, जीनोमिक डेटा साइंटिस्ट, जो जीन के ऊपर रिसर्च करेगा, इंसान के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर रिसर्च करेगा, उसको चेंज करके। मैं अभी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में भी बात करूंगा कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो एप्स्टीन था, जेफरी एप्स्टीन, उसका असली मकसद था क्या, वो एप्स्टीन आइलैंड्स पे कर क्या रहा था, और कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी। ये 3-4 चीजें हैं, इसको नोट कर लो और इसके ऊपर रिसर्च करो। देखो हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं क्योंकि हमारे भारत के अंदर भी हमको अब एआई पावर बनना है। जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, सेमीकंडक्टर चिप्स भी बन रही हैं, इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स भी बनेंगे, इंडिया एआई सुपर पावर भी बनने की अभी रेस में एंटर हो चुका है, बट अभी उसको टाइम लगेगा। तो जब तक उसको टाइम लगेगा तब तक तुम अपने आप को रेडी करो। नए नए मेडिकल एआई स्टार्टअप्स बन रहे हैं जो एआई डिवाइसेस बनाएंगे, मेडिकल डिवाइसेस बनाएंगे, मेडिकल टेक्नोलॉजी तैयार होगी। उसके अंदर तुम लोगों की जरूरत है जिसको बायोलॉजी भी आती है, जिसको टेक्नोलॉजी भी आती है। जो फार्मा कंपनीज हैं वो अब टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगी और वो ऐसे लोगों को हायर करेगी जिसको टेक और बायो दोनों की नॉलेज है। 2 और फील्ड्स है जो मिस हो गई, एक है सिंथेटिक बायोलॉजी जिसका एप्स्टीन के साथ कनेक्शन है, अभी बताऊंगा, एंड कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस बताऊंगा इसके बारे में भी। इसके अंदर हद का पैसा है। अगर आप साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी को कनेक्ट कर सकते हो तो आप कितना पैसा कमा सकते हो उसकी कोई हद नहीं है। तो ठीक है, अब जरा बात करते हैं वो एप्स्टीन वाला केस क्या है। तुमने बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी कि जेफरी एप्स्टीन था, वो पीडोफाइल था, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, औरतों के साथ उस आइलैंड पे पता नहीं क्या क्या करता था। ये सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, ये सब होता था, बड़े बड़े लोगों के कनेक्शंस थे उसके पास में, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज़ जैसे तुम्हारा ये इल्यूमिनाटी और भी बहुत सारी होती हैं, इन सब का उसके साथ कनेक्शन होगा। बड़े बड़े लोग कनेक्शन में थे, बिल गेट्स का नाम आया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया, ये तो 2 मेन थे, इनका तो थोपड़ा हर जगह छप गया था। बट एक चीज़ जिसको दबाया जा रहा है, एक चीज जो न्यूज में नहीं आ रही है, एक चीज जो आर्टिकल्स में नहीं आ रही है, एक चीज जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, वहां पे एडवांस लेवल के मेडिकल और बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस क्या कर रहे थे उस आइलैंड पे। आपको पता है जेफरी एप्स्टीन किस चीज पे सालों से रिसर्च कर रहा था? वो सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। वो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज से कनेक्टेड था जो सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं, जेनेटिक डेटा के ऊपर काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज टू नो दैट जेफरी एप्स्टीन उन छोटी बच्चियों के साथ कर क्या रहा था। जो लेडीज वहां पे प्रेग्नेंट थी, वो बच्चे गए कहां पे, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो वहां पे क्या कर रहे थे, उनका क्या यूज था, उसकी बात बाहर नहीं आ रही है। जेफरी एप्स्टीन एक नई ह्यूमन रेस बनाने के लिए तैयारी कर रहा था, नया तरह का इंसान। वो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की बात कर रहा था। सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च करोगे तो तुमको पता चलेगा, तुम्हारे दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। लाइक मे बी उसके दिमाग में होगा कि मैं एक ऐसा इंसान बनाऊं जिसके 3 हाथ हो। ये सारी की सारी जो हम मूवीज देखते हैं ना, फिक्शनल मूवीज होती हैं, वो स्पाइडरमैन वाली एक मूवी होती है जिसपे वो इंजेक्शन लगा देता है, कुछ तो उसके साथ हो जाता है, उसको एक मकोड़ा काट लेता है और फिर वो स्पाइडरमैन बन जाता है। इस तरह का कुछ कुछ आप समझने की कोशिश करो। वो इंसान को डीएनए के लेवल पे, जीन्स के लेवल पे वहां पे एडिट करके एक नए तरह की ह्यूमन रेस बनाने की कोशिश कर रहा था। वो जैसा चाहता उस तरह के इंसान बनाता। उससे क्या होता, उसके पास पावर होती, वो गवर्नमेंट को, पावरफुल लोगों को कंट्रोल कर सकता था, मिलिट्री के अंदर उन लोगों को भेज सकता था, और ना जाने कितनी सारी चीजें वो रिसर्च करके बैठा था। वो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्टेड था, उन यूनिवर्सिटीज का ट्रस्टी था जो न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, जीन्स,
सिंथेटिक बायोलॉजी स्पेशली इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे। सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर आप रिसर्च करिए। मैं फिर कहूंगा सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर आप रिसर्च करिए। अब आते हैं कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस। एआई की शुरुआत कहां से हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कहां से हुई थी? अगर आप थोड़ा बहुत भी एआई को समझते हैं, एआई है क्या? एक ऐसी स्मार्ट मशीन जिसको मैंने पहले से समझा दिया है कि इस तरह का काम आएगा तो तुझे ये करना है, और वो खुद ही फिर उस काम को कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। ठीक है, ह्यूमन डिसीजंस की तो हमेशा वैल्यू रहेगी। आप उसको कंप्यूटर से या एआई से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एआई फीलिंग्स, इमोशंस को, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझता। वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझता। बात कहने का तरीका क्या है, बिटवीन द लाइंस अगर उसको पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो एआई है, आर्टिफिशियली, इसलिए उसका नाम है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एआई की शुरुआत कहां से हुई थी? परसेप्ट्रॉन से। दुनिया का सबसे पहला एआई मॉडल जो तैयार हुआ था, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया था। किसने किया था पता है? किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने नहीं, फ्रैंक रोजनब्लैट जो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने तैयार किया था। उसने ये देखा कि दिमाग हमारा कैसे काम करता है। अगर मैं उसको फिजिकली मशीन पे रेप्लिकेट कर पाऊं, उसको सिमुलेट कर पाऊं, तो मैं एक आर्टिफिशियल ब्रेन बना सकता हूं। तो उसने क्या किया, हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसने देखा कि एक न्यूरॉन कैसे काम करता है। अगर आपको यह सब जानना है, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारा कंटेंट बना रखा है और मैं डेली इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट डालता हूं एआई, फ्यूचर टेक और स्किल से रिलेटेड। प्लीज जाकर के फॉलो कीजिए और उस कंटेंट को देखिए। प्लीज डू फॉलो @saintlyskills। स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए जाके फॉलो कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैं वहां पे शेयर करता हूं, आप लोगों के बहुत काम आएगा। जब एक न्यूरॉन कैसे काम करता है ये पता लग गया, तो फिर बहुत सारे और अगर हम परसेप्ट्रॉन बना दें और फिर उसको हम और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल पे ले जाएं। परसेप्ट्रॉन के बाद आया कॉग्निट्रॉन, फिर आया नियो कॉग्निट्रॉन, फिर आया कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, उसके बाद में और बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स आए। तो आप देख रहे हो, शुरुआत हुई थी न्यूरोसाइंस से, शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी से। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उसको हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं। ब्रेन ह्यूमन इंटरफेस, कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की फील्ड में अगर आप जा सकते हैं और साथ साथ आप कोडिंग सीखिए, पाइथन सीखिए, एआई टूल्स को सीखिए, आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली जितना भी एआई पे काम हो रहा है वो सारा का सारा पहले दिमाग को पहले देखा जाता है। सारे के सारे जितने भी एआई रिसर्चर्स हैं वो सब के सब न्यूरो साइंटिस्ट के साथ बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठते हैं और वो पहले उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो तो टेक वाले बंदे हैं ना, उनको नहीं पता कि दिमाग कैसे काम करता है। वो न्यूरो साइंटिस्ट या न्यूरो सर्जन तो है नहीं, तो वो ऐसे डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को हायर करते हैं। बड़ी बड़ी जितनी भी एआई कंपनीज हैं उनके अंदर साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट की जरूरत होगी, ताकि वो उनको समझा पाए कि दिमाग ऐसे काम करता है। तो न्यूरो साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर आप जोड़ दें, न्यूरो साइंस और प्रोग्रामिंग को आप जोड़ दें, न्यूरो साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसको अगर आप जोड़ दें, तो आपका करियर कहां जा सकता है ये मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आपने पहले से सुनी हो, बट 90% मैं इस बात की एश्योरिटी दे रहा हूं कि बाकी जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी उसमें आपने सब कुछ रेपिटेटिव और क्रैप सुना होगा जो हर कोई बात कर रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको वो बताया जो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 सालों में होने वाला है। अब आप बोलोगे भाई ये सब तो ठीक है, हमें डिग्री बता। देखो यार, डिग्री की टेंशन मत लो। आज की डेट में अब डिग्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नीट दे करके, एंट्रेंस एग्जाम दे करके आपकी रैंक नहीं आ पाती है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, आप कोई अच्छा अपना मनपसंद कॉलेज नहीं निकाल पाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बीएससी कर लीजिए, लेकिन याद रखना जब भी बीएससी का मन करे बीएससी के साथ एमएससी करना। आप बीटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। आप बीएससी एमएससी कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। आप जेनेटिक्स के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको बीएससी एमएससी जेनेटिक्स में मिल रहा है, आप जेनेटिक्स में जाइए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं, बीएससी करेंगे तो प्लीज उसके साथ एमएससी जरूर करना। आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जाइए, आप रिसर्च करिए। ठीक है, रिसर्च करने के बाद में आप देखिए कि यार मुझे ना इस फील्ड में जाना है। जितनी भी बातें मैंने करी हैं, न्यूरो साइंस, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी का एआई के अंदर क्या यूज हो रहा है और हम किस फील्ड में जा सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं, सिंथेटिक बायोलॉजी, ठीक है, जिनोमिक डेटा साइंटिस्ट अगर आपको बनना है, ड्रग डिस्कवरी में जाना है, प्रिसीजन मेडिसिन के अंदर आपको जाना है कि एक पर्टिकुलर इंसान के जीन्स के बेसिस पे उसी को क्या बोलते हैं, उसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाना, ये सबसे ज्यादा हॉट फील्ड है। इसके अंदर आप रिसर्च करिए और देखिए कि मुझे इस फील्ड में जाने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए,
स्किल्स पे फोकस करिए, डिग्री पे फोकस मत करिए। मैंने अभी रिसेंटली एक रील इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी और उसमें मैंने ये सेम चीज कही थी कि डोंट फोकस ऑन मैं किस करियर में जाऊं, मैं किस डिग्री पे जाऊं, आप ये देखो मैं किस स्किल को एक्वायर करूं। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास स्किल होगा, तो आप आंख बंद करके किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे ना, आपको वो ले लेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्रैकिंग कितने बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है तो लेट हो जाओगे। एंट्रेंस एग्जाम नजदीक है। जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है बच्चा, प्लीज क्रैकिन ले लो। फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट क्रैकिन, मैंने कोर्स प्रिपेयर किया है क्रैकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, आपका दिमाग कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे काम करती है, चंकिंग क्या होती है, दिमाग के अंदर फाइल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब मैंने उसके अंदर शेयर करा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने एक एक चैप्टर के ऊपर हिंदी फॉर्मेट में वीडियो बनाई है वेबसाइट के ऊपर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और कोर्स लेने से पहले प्लीज रिव्यूज पढ़ लेना। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पैसा बर्बाद हो, रिव्यूज पढ़ने के बाद ही कोर्स लेना। इस पूरे कोर्स के अंदर मैंने आपको यह समझाया कि कैसे पढ़ना है, कैसे उसको दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए सेव रखना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आप वही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भूल जाते हो जिस पे आपने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी। ये कैसे सॉल्व करना है ये मैंने उस वीडियो के अंदर सिखाया है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है मैंने ये सिखाया है। वर्किंग मेमोरी कैसे काम करती है ये मैंने सिखाया है। टफ से टफ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है मिनटों में, सेकंड्स में, ये मैंने उस पे सिखाया है। 1 साल की वैलिडिटी है, हिंदी लैंग्वेज में है, वीडियो फॉर्मेट में है। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स दोनों के ऊपर कैसे काम करना है ये सिखाया है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, मोटिवेटेड कैसे रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड कैसे रहना है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करना है ये भी मैंने सिखाया है। साइंटिफिक लेवल पे रिवीजन कैसे करनी है ये मैंने सिखाया है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है जिसमें पढ़ाई भी है, डिसिप्लिन भी है, मोटिवेशन भी है, सब कुछ है। तो आप जाइए, जाकर के रिव्यूज पढ़िए, कोर्स को एनरोल कीजिए। और अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, वेबसाइट के नीचे आपको ईमेल दिखेगा, आप उस ईमेल पे मेल कर दो, आपको तुरंत आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब जो भी आप डिग्री ले, बीटेक या फिर बीएससी प्लस एमएससी, उसके ऊपर आप एक डिजिटल लेयर चढ़ा दीजिए। जैसे ही कॉलेज में एंट्री होती है, अच्छा कॉलेज मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, नॉर्मल सा या खराब सा कॉलेज मिल जाए मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग ड्रॉप करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि भाई हम ड्रॉप करके अगले साल निकाल ही लेंगे, उनका ड्रॉप करने का मन है और उन्हें कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप ड्रॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम डे वन, इंतजार मत करो, फ्रॉम डे वन एआई से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं जो आपकी फील्ड में इंपॉर्टेंट है उसको सीखिए। जैसे पाइथन सीखिए, आप पाइथन सीखिए। पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है बायो पाइथन, वो स्पेशली बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस करने के लिए बनाई गई है। तो जब आप पाइथन सीखेंगे, आप बायो पाइथन के वीडियोस पे जाकर रिसर्च करना, यूट्यूब पे जाके अभी लिखना बायो पाइथन, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये लाइब्रेरी का मतलब जैसे एक तरह से टूल्स, पाइथन के अंदर कौन सा एक टूल है जो आप यूज कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सीखना। उसके बाद में आर एक लैंग्वेज है, आर लैंग्वेज जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। बहुत सारा डेटा है, उसको आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको उसको एनालाइज करना है। तो इसलिए आर लैंग्वेज जो है वो यूज होती है। उसकी भी एक लाइब्रेरी है बायो कंडक्टर, जाके रिसर्च करना। आर जो लैंग्वेज है उसकी एक लाइब्रेरी है बायो कंडक्टर, जो जेनेटिक डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करती है। आप डेटा साइंस के कोर्सेज करना, एसक्यूएल सीखना, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना, आप रिसर्च करिए। देखो मेरा ना इस वीडियो के अंदर या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ना, मैं हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप आपको ये नहीं बताता, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बताता कि ये करो फिर ये कर लेना, फिर 6 महीने बाद ये कर लेना, फिर 7 महीने बाद ये कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर चीज पढ़ना और समझना चाहता है। ठीक है, मैं न्यूरो साइंस पे भी आपसे बात कर सकता हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी पे भी बात कर सकता हूं, मैं जियोपॉलिटिक्स पे भी बात कर सकता हूं, मैं साइकोलॉजी पे भी आपसे बात कर सकता हूं, मैं मेडिकल की फील्ड में भी बात कर सकता हूं, मैं फिल्म मेकिंग मूवीज पे भी बात कर सकता हूं, मैं बुक्स पे बात कर सकता हूं, मैं टेक्नोलॉजी पे बात कर सकता हूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर सकता हूं। आई थिंक कोई ऐसी चीज बची नहीं है जिसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है। मैं 2-2 3-3 घंटे लिटरली बैठ के पढ़ता हूं। इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पकड़ करके किसी को ये नहीं बता सकता कि ये करो ये करो ये करो। उसे कहते हैं स्पून फीडिंग, जिसकी हम सबको आदत हो गई है कि हमको ना एक ना फॉर्मूला बता दो, बस इतना ज्ञान मत दो, हमको फॉर्मूला बता दो, ये फॉर्मूला लगाओ और फेमस हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, खूब सारा पैसा कमा लो। ऐसे नहीं होता है, आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरा काम है आपको यह समझाना कि दुनिया किस तरफ जा रही है, बायोलॉजी की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में। अब यह आपका काम है, आप इस वीडियो से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपकी जो रिसर्च होगी और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो आपके लिए होगी।
मेरी बातें सुन के या किसी और यूट्यूबर की बातें सुन के फॉलो मत करो। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं यहां पे, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को डायरेक्शन देना। आप में से बहुत सारे होंगे सिंथेटिक बायोलॉजी जाके रिसर्च करोगे, बहुत सारे होंगे कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस जाके रिसर्च करेंगे, बहुत सारे होंगे ड्रग डिस्कवरी के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो अलग अलग बच्चा अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट लेकर के उस पर रिसर्च करेगा, फिर देखेगा कि मुझे इस फील्ड में जाने के लिए कौन कौन सी डिग्री की जरूरत पड़ेगी, फिर वो उससे रिलेटेड कॉलेज पकड़ लेगा, फिर वो बाद में जाकर के AI से रिलेटेड कोर्सेज करेगा। तो सबकी जर्नी अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि दुनिया किस तरफ जा रही है मेडिकल की फील्ड में, जो मैंने आपको बताया। अगली वीडियो तुम लोगों को इस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट करो। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।